हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 3 मार्च और आज आपका दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम था। आपका एग्ज़ाम 1 तारीख से चल रहा है जो 7 तारीख को ख़त्म होगा। और आज आपका 3 मार्च का जिनका भी एग्ज़ाम था या आज के बाद जिनका भी एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म भी हो चुका है और फर्स्ट शिफ्ट का पहले हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। देख लीजिए, जितने भी याद थे वह भेजा गया है हमारे पास, जिनका एग्ज़ाम था उनके द्वारा भेजा गया है। और जिनका सेकंड शिफ्ट में है उनका भी आंसर की हम देंगे, तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। और जिनका एग्ज़ाम आने वाला है उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि उनको जानना यह है कि कौन से टॉपिक कहाँ कहाँ से पूछे जा रहे हैं और कितने क्वेश्चन मैथ में पूछे जा रहे हैं, कितने क्वेश्चन जीके जीएस में पूछे जा रहे हैं और कितने कौन से सब्जेक्ट हार्ड पूछे जा रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट नॉर्मल पूछे जा रहे हैं। तो ये सभी को आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस कर लेते हैं। दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद आपको सेकंड शिफ्ट का हम बताएंगे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है। इसरो का मुख्यालय आज का फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है। तो इसरो का जो मुख्यालय है वह बंगलौर में है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बंगलौर में है। और बंगलौर कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में पड़ता है। तो इसरो का मुख्यालय अगर जगह पूछा होगा तो बंगलौर हो जाएगा, और अगर राज्य पूछा होगा तो आपका कर्नाटक हो जाएगा। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। अगला प्रश्न पूछा था कि मिस इंडिया 2019 का किताब किसे मिला। मिस इंडिया 2019 का किताब किसे मिला? तो चलिए हम देख लेते हैं कि मिस इंडिया 2019 का किताब किसे मिला। मिस इंडिया 2019 का किताब किसे मिला, चलिए हम देख लेते हैं। तो मिस इंडिया 2019 का जो किताब है वह सुमन राव फेमिना, राजस्थान से हैं। सुमन राव फेमिना, उन्हीं को मिस इंडिया 2019 का किताब मिला था। सुमन राव फेमिना जो राजस्थान से बिलोंग करती हैं, उन्हीं को मिस इंडिया 2019 का किताब दिया गया। 100% रियल क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। आप लोग कमेंट करने से पहले आप लोग यह सोच लीजिएगा कि यह फर्स्ट शिफ्ट का हम एनालिसिस करवा रहे हैं, सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस इस क्वेश्चन को करवाने के बाद करवाएंगे। तो जिनका भी फर्स्ट शिफ्ट में था वह एक बार ज़रा कमेंट करके बता दीजिएगा कि यही क्वेश्चन पूछा गया था। और अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दें, ताकि हमारा मनोबल बढ़ सके। और रोज़ 100% रियल एनालिसिस करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगला पूछा था कि अकबर के विचार सुलह कुल नीति किससे संबंधित थी। अकबर के विचार सुलह कुल नीति किससे संबंधित थी, यह आज की आपके 3 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है कि अकबर के विचार सुलह कुल नीति किससे संबंधित है। तो चलिए देख लेते हैं कि अकबर का विचार सुलह कुल नीति किससे संबंधित है। तो इसका आंसर देखिए, इतिहासकार कहते हैं कि जब हिंदू और मुसलमानों के धार्मिक विद्वेष बढ़ने लगे तो उसने नए धर्म के बारे में सोचा। इतिहासकारों का कहना है कि जब हिंदू और मुसलमानों के धार्मिक विद्वेष बढ़ने लगे तो उसने नए धर्म के बारे में सोचा। अकबर ने महसूस किया कि सभी धर्मों का एक ही उद्देश्य है। उसने सर्व धर्म समन्वय का मार्ग पकड़ा। अकबर ने सोचा कि सभी धर्मों का एक ही उद्देश्य है। उसने सर्वधर्म समन्वय मार्ग पकड़ा और इसी को उसने सुलह कुल कहा। इसी को उसने सुलह कुल कहा। तो अब आपके ऑप्शन में क्या था? ऑप्शन तो नहीं मिल पाया है, लेकिन यह पूछा गया था आपके एग्जाम में कि अकबर के विचार सुलह कुल नीति किससे संबंधित है। तो यह हिंदू और मुस्लिम धर्म से संबंधित या सभी धर्मों से संबंधित अगर ऑप्शन था तो अभी सही हो जाता। अभी आपके सामने हमने उसका पूरा डिटेल आपको बता दिया। अगला पूछा था कि रॉ का गठन कब हुआ। रॉ का गठन कब हुआ था, यह आपके एग्जाम में पूछा गया था कि रॉ का गठन कब हुआ। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं कि रॉ का गठन कब हुआ। रॉ का गठन कब हुआ? तो रॉ का पहले फुल फॉर्म जान लीजिए, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। और इसकी गठन जो है 21 सितंबर 1968 में हुई थी। रॉ की स्थापना की बात करें तो 21 सितंबर 1968 में हुई थी। आने वाले शिफ्टों के लोग याद कर ले, मुख्यालय नई दिल्ली है। संस्थापक कार्यपालक अभी वर्तमान में कौन है? तो सामंत गोयल है। सामंत गोयल अभी रॉ के सचिव हैं। तो क्वेश्चन आपका इसका आंसर हो जाएगा 21 सितंबर 1968 रॉ का स्थापना।
अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न पूछा था कि यूएनएससी में सदस्यों की संख्या है। तो इसका मतलब है कि यूनाइटेड नेशन में कितने देश सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं, आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो यूनेस्को में सदस्यों की संख्या की बात करें हम, तो यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन में 5 सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं। और कौन है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। फ्रांस, रूस, चीन और अमेरिका, ब्रिटेन जो है वह सुरक्षा परिषद के 5 सदस्य हैं। तो इसका राइट आंसर 5 हो जाता। यूएनएससी में सदस्यों की संख्या 5 है। अगला प्रश्न पूछा था कि गर्दन और सिर की अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं। बार बार आपसे हम कह रहे हैं कि यह फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो गर्दन और सिर की अस्थि को हम लोग क्या कहते हैं? तो गर्दन और सिर के अस्थि हम लोग चलिए देख लेते हैं क्या कहते हैं। तो गर्दन और सिर के जोड़ने वाली संधि को हम लोग धुराग्र संधि कहते हैं। तो जहाँ हमारी अस्थियाँ ज्वाइंट होती है उसको हम लोग उस संधि को धुराग्र संधि कहते हैं। तो आपके ऑप्शन में जिस भी ऑप्शन में आपका धुराग्र संधि था वह आपका राइट आंसर हो जाता। तो गर्दन और सिर की अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? धुराग्र संधि कहते हैं। अगला पूछा था 1947 आज़ादी के बाद बारडोली के अध्यक्ष कौन थे। तो यह क्वेश्चन हमें नहीं समझ में आ रहा है कि यह क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। यहाँ जो लिखा है 1947 आज़ादी के बाद बारडोली के अध्यक्ष कौन थे, तो यह क्वेश्चन गलत हम मानते हैं और यह क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आ रहा। अगर आपके पास करेक्ट क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला पूछा था एशिया नौसेना अभ्यास किसके बीच होता है। एशिया नौसेना अभ्यास किसके बीच होता है? तो चलिए आपको हम बता दें कि एशिया नौसेना अभ्यास किसके बीच होता है। तो एशिया नौसेना अभ्यास भारत जापान की नौसेनाओं के बीच होता है और यह संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है। इस युद्धाभ्यास को जापान के रक्षा मंत्री तारो कोनो के उस बयान के बाद आयोजित किया गया था जिसमें न केवल चीन की रक्षा क्षमता पर बल्कि भारत प्रशांत क्षेत्र में चीन की मंशा पर चिंता व्यक्त की गई थी। तो क्वेश्चन पूछा था कि एशिया नौसेना अभ्यास किन देशों के बीच होता है, तो भारत और जापान इसका राइट आंसर हो जाता है। भारत और जापान आपके जिस भी ऑप्शन में था वो आपका राइट। अगला प्रश्न पूछा है आपके एग्जाम में कि अंग्रेजों का पहला कारखाना किस नदी पर बनाया। अंग्रेजों ने पहला कारखाना कहाँ और किस नदी पर बनाया, तो बता दें कि अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना कहाँ बनाया। तो अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना फैक्ट्री सूरत में 1608 ईस्वी में खोली। तो आपसे पूछा था कि अंग्रेजों ने पहला कारखाना कहाँ खोली, तो सूरत में। कब खोली? 1608 ईस्वी में। आप लोग सभी प्रश्न को याद रखिएगा। अगला है कि प्रियदर्शी किस शासक को कहा जाता है। प्रियदर्शी किस शासक को कहा जाता है, तो यह अकबर को कहा जाता है। प्रियदर्शी किस शासक को कहा जाता है? अकबर को। चलिए इसमें विशेष रूप से हम जानकारी ले लेते हैं। तो अशोक केवल महान ही नहीं बल्कि प्रियदर्शी भी कहा जाता है। वह इसलिए कि उसने अपने अनुभव के आधार पर मानवता के सत्य स्वरूप के दर्शन किए हैं, युद्ध की विभीषिकाओं को समझा और जन सेवाओं के महत्व का मूल्यांकन किया। प्रारंभ में भी अशोक उन बुराइयों से मुक्त न थे जो किसी भी शासक, सम्राट अथवा सत्ता संपन्न व्यक्ति में हो सकती है। तो आपसे क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में प्रियदर्शी कौन है, तो प्रियदर्शी अशोक हैं। तो अशोक आपके जिस भी ऑप्शन में था वो आपका सही आंसर हो जाता। अगला प्रश्न कि एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक लगाया। एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक लगाया, तो यह क्वेश्चन करेंट का है या पहले का ही है, तो हमें क्लियर नहीं हो पाया है। क्योंकि एक दिवसीय क्रिकेट की बात करें तो एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले टॉप 10 बल्लेबाज 49। एक दिवसीय क्रिकेट में सर्वाधिक शतक का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम पर मौजूद है। उन्हें 463 मैचों की 452 पारियों में 18,426 रन समेत 49 शतक जमाए हैं। तो अगर पुराना वाला पूछ रहा है तो ये सचिन तेंदुलकर हो जाते। अगर आपसे 2020 या 2019 का पूछा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इन्होंने लिखा है कि बस सर इतने ही याद है। तो आपका बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने सबसे पहले हमारे पास जो भी याद थे आपको क्वेश्चन वह भेजने की कृपा करें। और आपके लिए हम सदा आभारी रहेंगे कि आपने हमारे साथ क्वेश्चन को शेयर किया। और 11 क्वेश्चन याद होना बहुत बड़ी बात है और आपने 11 क्वेश्चन हमको बता दिया और सभी को हमने आंसर भी बता दिया। तो आप मिला लीजिएगा कि आपका कितना सही था। और इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। या फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस हो गया, सेकंड शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया था, देख लीजिए। सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन था कि टेस्ट ट्यूब बेबी किस विधि से प्राप्त होता है, इस टाइप का था। तो पूरा क्वेश्चन नहीं आ पाया इसलिए इसका अभी आंसर हम नहीं
ढूंढ पाए हैं। जैसे ही हमारे पास पूरा क्वेश्चन आता है वैसे ही हम आपको आंसर बताएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बातों को समझ गए होंगे। 5-7 क्वेश्चन इसमें भी आया है सेकंड शिफ्ट का। तो कुछ आपको अगर याद है सेकंड शिफ्ट वाले तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि हम आपको बता सकें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।